नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज हम बात करने वाले हैं जगदीप धनखड़ को लेके, क्योंकि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव भेजा है राज्यसभा में कि हमें जगदीप धनखड़ को रिप्लेस करना है, हटाना है। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। उनको उपराष्ट्रपति पद से हटाने की बात की जा रही है। सर, सबसे पहले तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम प्रस्ताव के जरिए उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं? और आखिर इतनी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप उपराष्ट्रपति को ही रिप्लेस करना चाहते हैं? संसद तो अब चलने नहीं दे रहा है। जी हाँ, देखिए, पहले तो तकनीकी पक्ष है जिसकी तरफ आप सबसे पहले ध्यान लेकर जा रहे हैं दर्शकों का। तो बताते चलें कि हमारे संविधान की आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत कोई भी सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं देश को, उन्हें हटाया जा सकता है। एक प्रावधान है जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है, और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी में पारित हो जाता है राज्यसभा से, तो उसके बाद उसे लोकसभा में लाया जाता है और फिर लोकसभा में ये तय किया जाता है कि इसे फिर से वोट कराया जाए, और अगर वहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी से ये पारित हो जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत हो, इसके लिए 14 दिनों का वक्त दिया जाता है। यानी कि आज नोटिस दी गई है, जैसा कि विपक्षी दलों की तरफ से जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात बताई है। तो 14 दिनों के बाद से ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, और उसके बाद वोटिंग कब होगा ये सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के होते हैं वो तय करेंगे। आप जानते हैं कि अब 14 दिन तो बचे नहीं हैं इस सदन को ख़त्म होने में। सदन की प्रक्रिया 23 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ऐसे में संभव है कि ये अगले सत्र में बात सामने आए। हालांकि उसमें एक और पेच है, और वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है कि लोकसभा हम एक 5 साल की एक बॉडी होती है, हर 5 साल पे वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जबकि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है। हर 2 साल में लोग रिटायर करते हैं, और फिर वो 2 साल के बाद दो साल पर नए नए सदस्य आते रहते हैं। तो इसीलिए कभी वो हाउस ख़त्म नहीं होती है लोकसभा की तरह। लिहाजा ये 14 दिनों के बाद ही विशेष सत्र बुला करके उस पर वोटिंग हो जाएगी, या फिर इसे अगले सत्र यानी कि बजट सत्र में टेकअप किया जाएगा, ये देखना है। और ये सब इसीलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि पहली दफ़ा इतिहास में भारत के ऐसा हो रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि देश के संवैधानिक पद में दूसरे नंबर पर हैं, उनको हटाने के लिए विपक्षी दलों ने एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन आपने जैसा कहा कि वो चलने नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद ये मूव किया जा रहा है। अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो उनका ये कहना है, जिन्होंने मूव किया है, कि हमें हाउस को चलने नहीं देने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। वो चलने ही नहीं देते हैं, हमारी बातों को सामने रखने ही नहीं देते हैं, हमें बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं, और इतना ज़्यादा पार्टीजान और एक तरह से पक्षपातपूर्ण बायस उनके अंदर है कि वो विपक्ष की आवाज़ को दबा करके उन्होंने रखा हुआ है, जिस कारण से हमारे पास ये करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उनका ये कहना है कि ये करते हुए हमें दुख हो रहा है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये ज़रूरी था। इस तरह की दलील के साथ आज एक ऐसा काम हुआ है जो शायद पहले हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, आशुकेश। लेकिन सर, इसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है, भारतीय राजनीति पे? क्योंकि बीजेपी आने वाले टाइम में इसका जवाब देगी। कांग्रेस भले ही बाहर प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन जब तक राज्यसभा या लोकसभा नहीं चलेगा तब तक जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे। तो क्या सीधे सीधे ये आरोप लगा देना कि नहीं भाई, सभापति महोदय जो है वही सदन नहीं चलने दे रहे हैं, क्या आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं दिख रही है? क्या आपको उन रूल्स के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? आप सीधे सभापति पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, रूल्स जो कहती हैं उसके अनुसार, और एक रूल होता है नियम 267 राज्यसभा में। नियम 267 एक ऐसा नियम होता है कि जो भी विधायी कार्य हैं राज्यसभा में उस दिन के, उन सब से इतर अगर कोई सदस्य, राज्यसभा सदस्य कहता है कि मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो विधायी कार्यों को करने के पहले ही सभापति महोदय आप इसको टेकअप करिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का है, बड़ा महत्वपूर्ण है मुद्दा, मैं लेकर के इसको आया हूँ, और आप
इस मुद्दे को, इस विषय को टेकअप कीजिए, बहस में लाइए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का है। तो ये अधिकार होता है सभापति के पास कि वो इसको टेकअप करें और उस सदस्य की बात को वो तरजीह दे या नहीं दे। नियम 267 इसको कहते हैं और इसी का समानांतर लोकसभा में होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो कि अपने नाम से ही क्लियर है कि हर कार्य को स्थगित करके इस प्रस्ताव पर बहस हो जाए। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव का ही जो दूसरा फॉर्म होता है वो 267 होता है राज्यसभा में। आश्चर्य की बात यह है, आज तक कभी भी धनखड़ साहब के काल में एक बार भी विपक्ष का ये कहना है कि 267 कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि विपक्ष की तरफ से आया, अमूमन विपक्ष ही देता है 267 में, क्योंकि सत्ता पक्ष को देने की क्या ज़रूरत है। सत्ता पक्ष तो पूरे दिन की कार्रवाई तय करने की में सक्षम होता है। उसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी होती है, कार्य मंत्रणा समिति, जो कार्य कौन कौन से किए जाएं विधायी कार्य उसको तय करती है। तो सत्ता पक्ष अमूमन 267 का प्रयोग नहीं करता है, विपक्ष करता है। तो विपक्ष का ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो सबूत के तौर पर यह है कि आज तक कभी 267 धनखड़ साहब के काल में माना ही नहीं गया। ऐसा है, कैसे हो सकता है? और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कहता है कि हमारी आवाज़ को दबाई जाती है। दूसरी जो इमीडिएट बात हुई, इमीडिएट बात ये हुई कि नियम 267 के तहत पहले ही दिन से लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष वाले अपने अपने मुद्दे सदन में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कराइए, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर चर्चा कराइए। आप देखते होंगे 11 बजे जब सदन लगता है तो सबसे पहले उठ करके वो अपने नियम 267 की जो नोटिस सुबह सुबह दे करके वो आ जाते हैं 11 बजे के पहले, कहते हैं कि उस पर चर्चा कराइए। सभापति जी के टेबल के आगे रखे रहते हैं वो नोटिस, वो एक एक करके नोटिस को खारिज करते चले जाते हैं। उनको अधिकार है, वो खारिज कर सकते हैं और कहते हैं कि अब जो सामान्य तरीके से कार्य होने हैं वो कार्य होगा जो पहले ही से तय कार्यक्रम है। इस पर विपक्ष जो है वो हंगामा करता है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बातें नहीं सुनी जाती हैं, बातें सुनी जाती हैं और वो मुद्दे की गरिमा और उसके महत्व को देखते हुए, मान लीजिए कि कहीं सुनामी आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कोई भीषण एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी बात है जो कि लोगों के हित से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए ही ये नियम बनाया गया है 267 का कि लोग बाग इसको उठाएं जो सदस्य हैं। तो लोगों का यही कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कभी एक तो अलाउ नहीं करते हैं, दूसरा जब बोलने को हम खड़े होते हैं तो हमेशा टीका टिप्पणी बीच में टोकते रहते हैं। कभी भी आपका काम है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस को इंश्योर करना, ताकि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब लोग अपनी अपनी बातों को रख करके जाएं जो लोगों के द्वारा भेजे गए हैं मुद्दे रखने के लिए। लेकिन हर बार आप रोक देते हैं, हर बार आप स्टॉप इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हम ऐसी बातें उठाते रहते हैं जो सरकार के लिए असहज हैं। तो सरकार को असहज होते आप क्यों नहीं देखना चाहते? आप तो लोकतंत्र की मंदिर में सीट्स पर बैठे हैं जहाँ पर आपको पक्ष और प्रतिपक्ष के बारे में कोई नहीं सोचना है। आपको तो सीधे इस बात पर सोचना है कि सबों को बात कहने का अवसर मिले। और इस पर एग्जाम्पल कोट किया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिनको भी कई दफ़े बोलने का अवसर जो है या तो देर से मिलता है या नहीं मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा पद होता है जो कि सदन के नेता के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो वो जब भी हाथ उठाते हैं उन्हें अवसर मिलता है और कोशिश की जाती है कि उनकी बातें हमेशा जो है रखी जाए। लेकिन आशुकेश, ये सच है कि कई दफ़े ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोलने में ऐसा लगा जैसे कुछ समय लगे या उनकी बात हाथ उठाए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और हर बार ये जो एक पक्षपात का जो आरोप है ना, इसे अपने आप को ऊपर दिखाने में धनखड़ साहब असफल रहे, जिसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में ये एक अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ गया। एक सर इसी मुद्दे पे एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूँगा। अभी जब आप इसका जवाब दे रहे थे तो मुझे एक तस्वीर याद आई। 1 मिनट के अंदर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। ओम बिरला आके बैठते हैं, बोलते हैं नहीं करनी कार्रवाई, नहीं करनी कार्रवाई, नहीं करनी बात, ठीक है स्थगित करो।
आपको नहीं लगता कि इस बार जो हमने लोकसभा और राज्यसभा यानी सदन की कार्रवाई होते हुए दिखा, स्पीकर्स में वो सहनशीलता हमें देखने को नहीं मिली। हमने पॉलिटिकल साइंस के हम स्टूडेंट रहे हैं, हमने पढ़ा है, पुराने डिबेट्स देखे हैं, हंगामे भी देखे हैं। ऐसा नहीं कि पहले के सदन में हंगामे नहीं होते थे, लेकिन वो टॉलरेंस और जो बोलते हैं कि हम सहनशीलता, बात करना, समझाना, वो रहा ही नहीं है। आते हैं, अगर थोड़ा सा हंगामा हो तो ठीक है, 12 बजे के लिए स्थगित, 2 बजे के लिए स्थगित, 3 बजे के लिए स्थगित, खेल खत्म। आप ये सोचिए कि 1 मिनट जो सदन चलता है, सदन की कार्रवाई चलती है, तो उसके लिए, उस 1 मिनट के लिए कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आप सोचिए 1 मिनट में कई करोड़ खर्च होते हैं। और अगर आप जो वाकया बता रहे हैं, हर दिन ये होता है, और ये मैंने देखा है, जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी तब भी ऐसा होता था, आज भी हो रहा है। सोचिए कि लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों सभापतियों की ये जिम्मेदारी होती है, दोनों सभापति इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं, संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, कि आप सदन को चलाएं, आप किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। आकर के तुरंत में उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित या 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देने से लोगों का नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कल इस बात को लेकर के बड़ा असंतोष हुआ कि नियम 267 के तहत जितने भी आवेदन दिए गए थे विपक्ष के द्वारा, वो तो हर दिन खारिज कर दिए जाते थे, कल भी खारिज कर दिए गए। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी कल कुछ आवेदन दिए थे। सत्ता पक्ष ने जो आवेदन दिए थे वो था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के किसी संगठन से लिंक करते हुए आरोप, आपने भी देखा होगा। तो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि इस पर चर्चा हो। विपक्ष चाहता था कि अडानी पर चर्चा हो, उसको तो खारिज कर दिया गया। लेकिन इस पर चर्चा हो, इसको भी खारिज किया गया। लेकिन खारिज करने का जो अंदाज था उसने नाराजगी को चरम पर पहुंचा दिया। अब अंदाज सुनिए क्या था कि हाँ, आप बताइए क्या है आपका। बाकी टाइम में तो वो नोटिस पढ़ करके खुद से ही खारिज कर देते थे। इस बार हर एक व्यक्ति को जिसने ये मूव किया था, हाँ, उसको कहा गया कि हाँ बोलिए, आप क्या मूव किया है आप। फिर उसके बाद वो कहते थे, उसके बाद वो खारिज करते थे। तो इस तरह से जितने भी लोगों ने मूव किया था, एक ही जॉर्ज सोरोस का ही, हाँ, हर बार जब वो पढ़ ही लिया तो एक तरह से वो रिकॉर्ड पे चला गया ना सदन के। तो जब विपक्ष वाले कुछ बात मूव करते हैं तब तो आपने वैसे ही खारिज कर दिया। लेकिन जब सत्ता पक्ष वाले मूव कर रहे हैं तो उनको खड़े होकर के 4 लाइन बोल लेने का भी अवसर मिल रहा है, उसके बाद उस खारिज हो रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से सत्ता पक्ष को आप देते हैं प्रश्रय, आप उनको आप चुन करके, जाहिर है उनकी मदद से ही आए हैं, तो आप, लेकिन दिखने नहीं चाहिए पर वो दिख रहा है। तो बहुत से लोगों का कहना, और मैं इस बात में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि जो एक सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ते हुए जीवन में लोग ऊपर जाते हैं, तो धनखड़ साहब भी जीवन में पहले एक सामान्य राजनीतिज्ञ थे, वकालत के साथ साथ वो राजनीति करते थे। और चंद्रशेखर के ज़माने में जब प्रधानमंत्री थे तो मंत्री हुए, और उसके बाद फिर वो जनता दल से निकलकर कांग्रेस में भी गए, और फिर कांग्रेस से निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें गवर्नर बनने का मौका मिला, और वो गवर्नर बन कर के पश्चिम बंगाल गए। और वहाँ पर आपको याद होगा वो टकराव जो गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर के बीच में वहाँ हुआ। फिर मौका आया 2017 में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, वो देश के वाइस प्रेसिडेंट बने। और आप जानते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। तो आज की डेट में वो राज्यसभा चेयरमैन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत से लोग जो उनके क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि वो उन्हें दिखाई पड़ रही है राष्ट्रपति की कुर्सी, और इसी कारण से वो थोड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। खैर, अब इसमें क्या हकीकत है हमें नहीं पता, कि कौन कहता है, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह की बातें कही जाती हैं और कहा जाता है, इसी कारण से वो पक्षपात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जॉर्ज सोरोस या अडानी के प्रति प्रेम है, वो दरअसल ये मामला है। अब है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस
अविश्वास प्रस्ताव से उनकी कुर्सी नहीं जाने वाली है। आंकड़े तो है आखिरकार सत्ता पक्ष के पास, जिसने उन्हें चुना है, तो उन आंकड़ों के दम पर राज्यसभा में भी ज़्यादा आंकड़े हैं किसके पास, सत्ता पक्ष के पास। लोकसभा में तो है ही सत्ता पक्ष के पास ज़्यादा आंकड़े, तो उनकी कुर्सी तो नहीं जानी है। लेकिन एक जो आक्षेप लग रहा है, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आक्षेप लग रहा है, और जाहिर है उस पर बैठने वाले जो होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, बड़ा ही उनका एक जीवन में मकाम होता है। भारतीय जनता पार्टी से ही बहुत से अच्छे लोगों ने उसको सुशोभित किया। भैरव सिंह शेखावत का ज़माना मुझे याद है, और जिस तरह से उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न किया था जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ऐसे तमाम लोग हुए हैं जो उस कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन आज इस कुर्सी पर बैठने वाले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव कर दिया गया है। ये दुखद भी है और कहीं ना कहीं एक इतिहास में एक नज़ीर बन गया, जिससे आने वाले दिनों में लोग सावधान रहेंगे कि आचरण कुछ ऐसा होना चाहिए, सीजर्स वाइफ जिसे कहते हैं ना, शुड बी अबव डाउट। मतलब बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और भारतीय राजनीति के इतिहास में ये सब पहली बार हुआ है। देखते हैं इस पे कैसे कार्यकाल आगे बढ़ता है, कब इस पे बात होती है, वोटिंग होती है। जैसे जैसे इस पे आगे अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेके आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।